गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। एटॉमिक स्ट्रक्चर का लेक्चर नंबर 8 टॉपिक रहने वाला है आपका शेप ऑफ ऑर्बिटल्स एंड फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल इन एटम्स। तो सबसे पहले हम करेंगे शेप ऑफ ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो ऑर्बिटल्स की जो शेप है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। ठीक है, शेप ऑफ ऑर्बिटल्स, ठीक है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो यहाँ पर हमने जो क्वांटम नंबर्स हैं वहाँ पर हमने ऑर्बिटल्स पढ़े थे। ठीक है, तो ऑर्बिटल को हमने किस क्वांटम नंबर से डिस्क्राइब किया था? m, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ठीक है, और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कैसे जनरेट हुआ था? -L2 + L। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे कि ये जो ऑर्बिटल्स हैं इनकी शेप क्या है। तो एक इक्वेशन थी आपकी, कौन सी? आपकी इरविन स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन। तो वहाँ से सोल्व आउट होने के बाद में हमें ये पता चला कि जो यहाँ पर जो डिफरेंट टाइप के यहाँ पर ऑर्बिटल्स आ रखे हैं, मतलब आपका s ऑर्बिटल, px, py, pz ऑर्बिटल, इस तरीके की जो ये टाइप हैं। ठीक है, ऑर्बिटल, क्योंकि जो s सब सेल है उसके अंदर s ऑर्बिटल होगा, p सब सेल के अंदर है उसके अंदर p टाइप के क्या होंगे? ऑर्बिटल होंगे। तो ये p क्या है आपका? सब सेल, p सब सेल है और ये ऑर्बिटल है। तो अभी हम इनकी शेप के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो जैसे जैसे मतलब इरविन स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन वहाँ से इसको कैलकुलेट किया गया, इक्वेशन को कैलकुलेट किया गया, तो वहाँ पर हमें मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर साई स्क्वायर, ठीक है, ये आपका आ रखा था। तो ये क्या है? इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी। तो हाइड्रोजन के एटम में जब देखा गया, क्योंकि वहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितने हैं? वहाँ पर इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन वहाँ पे होते हैं। तो जब इसका इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की कोशिश की गई तो कैसे? यहाँ पर ये है एक्सिस आपकी रेडियस और यहाँ पर है मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन। तो ये वाला पॉइंट ओरिजिन है, ये आपका क्या है? न्यूक्लियस। तो उसने यहाँ पे ये देखा कि उसका जैसे कैलकुलेट किया गया तो उसका ग्राफ कुछ इस तरीके से आया। ठीक है, ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पर जो रेडियस वर्सेस फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो उसका ग्राफ कुछ इस तरीके से आ रखा है। तो इसका मतलब क्या है? यहाँ पर इसका मतलब ये है कि रेडियस को आप जितना बढ़ाते जाओगे उतने इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। तो यहाँ पर जो पहला क्योंकि हाइड्रोजन के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन होता है और सबसे लोअर एनर्जी स्टेट किसकी होती है? s ऑर्बिटल की। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ पे रखा जाएगा? s ऑर्बिटल के अंदर रखा जाएगा, क्योंकि ये यहाँ पर इरविन स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन है वो एनर्जी लेवल को भी डिफाइन करती है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर हम s को कंसिडर कर सकते हैं। s ऑर्बिटल की सबसे लोअर एनर्जी है। तो जैसे s ऑर्बिटल के अंदर वो मिलने वाला है, s ऑर्बिटल के अंदर मिलने वाला है, क्योंकि अब s सब सेल के अंदर s ऑर्बिटल। और जब उसकी हमने ये ग्राफ देखा तो हमने ये देखा कि रेडियस जो होती है, जैसे जैसे आप रेडियस बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे क्या होती जाएगी? जो इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी है वो क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। ठीक है, वैसे वैसे हमने क्या किया, कोई दूसरे इलेक्ट्रॉन की दूसरे जो एटम है, ठीक है, उनकी अगर हमने s ऑर्बिटल की बात की, क्योंकि यहाँ पर हमने बात कर रखी है ये कौन सा है? 1s ऑर्बिटल। ठीक है, मतलब 1s का मतलब पहले सेल के अंदर आपका 1s ऑर्बिटल। अगर सेकंड सेल की अगर हम बात करें, क्योंकि ये वाला आपका न्यूक्लियस, इसके अंदर 1s है, सेकंड न्यूक्लियस के अंदर 2s एंड 2p के हैं। तो यहाँ पर अगर हम 2s की बात करें ओनली सेकंड सेल के अंदर, कि ये क्या है आपका k, यहाँ पर क्या है? l। तो अगर हम सेकंड सेल है उसके अंदर जो आपका 2s सब सेल है उसके अंदर जो आपका s ऑर्बिटल है उसकी अगर हम प्रोबेबिलिटी को फाइंड आउट करते हैं तो उसका ग्राफ कुछ इस तरीके से आता है। ये आपका रेडियस, मतलब रेडियस बढ़ाने का मतलब क्या है? न्यूक्लियस से आप दूर जा रहे हो। तो
तो यहाँ पर क्या हो रखा है, जैसे जैसे आप न्यूक्लियस से दूर जाते हो तो उस टाइम पे क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी कम होती है। इसका मतलब ये है, इस ग्राफ का मतलब ये है कि अगर हम 1s को कंसिडर करते हैं तो यहाँ पर जो ये ऑर्बिटल है, ठीक है, यहाँ पे ये जो ऑर्बिटल है उसके न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, ठीक है। तो इसका शेप क्या हो गया, न्यूक्लियस के चारों ओर का मीन्स इसका शेप हो गया आपका स्फेरिकल, ठीक है। तो एस जो ऑर्बिटल है उसकी शेप क्या हो जाएगी, एस जो ऑर्बिटल है, एस ऑर्बिटल, तो यहाँ से हमने ये पता किया है एस ऑर्बिटल की शेप हो जाएगी आपकी स्फेरिकल, क्योंकि न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है। जैसे जैसे आप न्यूक्लियस से दूर जाते हो उस टाइम पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी कम होती है, ठीक है। तो इसको हम क्या बताएं, इसको जो एस जो आपका सबसेल है उसके अंदर जो ऑर्बिटल है उसकी शेप कैसी है आपकी स्फेरिकल, ठीक है। तो अगर हम सेकंड, ये तो है 1s की बात करते हैं, अगर 2s की अगर हम बात करें, 2s कहाँ पे मिलेगा आपका L के अंदर, ठीक है। मतलब जो पहला सेल है ये आपका दूसरा सेल है, ठीक है। तो फर्स्ट के अंदर 1s, सेकंड के अंदर 2s, थर्ड के अंदर 3s, अगर ये थर्ड सेल है KLM, ठीक है, ये आपका 3, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा 3s। तो इस तरीके से जैसे जैसे नंबर ऑफ सेल बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे वहाँ पर नंबर ऑफ सब सेल की भी काउंटिंग होती जाती है। यहाँ पर ये स्टार्ट होगा 3s से, 3p से, 3d से, इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं, अगर हम बात करें इसकी 2s की, तो 2s का ग्राफ कुछ इस तरीके से आया। पहले क्या हो रखा है आपका, जैसे जैसे आप रेडियस बढ़ाते हो तो उस टाइम पे क्या होता है, वहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी कम होती है, और कम होने के साथ साथ में क्या हो जाता है, यहाँ पर आ जाती है, इसका मतलब यहाँ पर प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, 0 हो गई। और जैसे जैसे आप फिर से इसको देखते हो तो ये फिर क्या होती है, इंक्रीज होती है, इस तरीके से ये चलती है। तो इसका मतलब क्या है कि एक ये जो है आपका यहाँ पे आने के बाद में ये आपका कैसा ग्राफ 1s का, ठीक है। और जैसे जैसे आप बाहर की तरफ और इसकी वैल्यू को चेक करते हो तो क्या मिलता है, एक टाइम पे जो आपकी इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी 0 हो जाती है, मतलब ये वाला वो पॉइंट है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन कभी आएगा ही नहीं, ठीक है। और फिर से ये जो ग्राफ है रेडियस के साथ साथ में क्या होती है, इंक्रीज होता है। मीन्स रेडियस को जैसे जैसे आप ये वाला क्या आपका न्यूक्लियस, ठीक है, जैसे जैसे आप रेडियस को बढ़ाते हो वैसे वैसे प्रोबेबिलिटी क्या होती है, डिक्रीज हो रही है, ठीक है, वैसे वैसे प्रोबेबिलिटी डिक्रीज हो रही है। और एक टाइम पे ऐसा आता है कि वहाँ पर प्रोबेबिलिटी 0 हो जाती है और आपकी रेडियस यहाँ पे क्या है, यहाँ पर ये। और जैसे जैसे आप फिर से रेडियस को बढ़ाते हो, जैसे जैसे रेडियस को बढ़ाते हो तो ये प्रोबेबिलिटी फिर से क्या होती है, इंक्रीज होती है। इसका मीन्स क्या है, यहाँ पर एक ऐसा पॉइंट है कि जो आपका 1s और 2s के बीच में एक ऐसी जगह जहाँ पर इलेक्ट्रॉन कभी नहीं आता है, तो उसका मतलब है इसको हम बोलते हैं क्या, नोड, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन कभी नहीं आता है। तो उसको कैसे करोगे, ये आपका क्या है 1s का, ठीक है। अगर 2s को आपको अगर डिफाइन करना है तो एक ऐसी जगह को आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, इस तरीके से मैं यहाँ इसको छोड़ दूँ जहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या होगा, कभी नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पर ये वाला क्या है आपका, यहाँ पर इस एटम के अंदर क्या बन रखा है, नोड, ठीक है, क्या हो रखा है, नोड हो रखा है। तो 2s का फिर से ये हो जाएगा आपका 2s। तो इस तरीके से हमने क्या फाइंड आउट कर लिया, s ऑर्बिटल की शेप को भी पता किया है, और सेकंड हमने ये भी डिस्क्राइब करने की कोशिश की है कि जब हम 2s को डिस्क्राइब करने चलते हैं तो वहाँ पर हमें 1 नोड क्या देखने को मिलता है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन कभी भी नहीं आएगा। तो हम ये बोल सकते हैं यहाँ पर ये बोल सकते हैं कि आपका जो s ऑर्बिटल है उसकी शेप कैसी है, s ऑर्बिटल की शेप कैसी है, स्फेरिकल है, ठीक है। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, p जो आपका सबसेल है उसके अंदर जो ऑर्बिटल हैं उनकी भी शेप को डिस्क्राइब करने की कोशिश करेंगे। तो s ऑर्बिटल की जो शेप है, s ऑर्बिटल की जो शेप है वो कैसी हो गई, स्फेरिकल, ठीक है, स्फेरिकल, ठीक है। अब p सबसेल के अंदर हमने क्या किया, वहाँ पर साई स्क्वायर की वैल्यू को फाइंड आउट किया। जब साई स्क्वायर की वैल्यू को फाइंड आउट किया मतलब p सबसेल के अंदर, और p सबसेल आपका कौन से सेल से स्टार्ट होता है, 2 सेल से, मतलब
आपका के एल सब सेल से स्टार्ट होता है, ये आपका 2, ठीक है। तो यहाँ से ये 2 मीन्स मेरा कहना ये है, ये पहला आपका 1 और ये आपका 2, इस सेल के अंदर आपको 2p नज़र आएगा, ठीक है, क्योंकि 2s को मैंने डिफाइन कर दिया यहाँ पर। अब बात आती है 2p की, ठीक है। तो 2p ये क्या है, आपका सब सेल है, ठीक है। इस सब सेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन के मैक्सिमम पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी है वो किस तरीके से है, तो वहाँ पर जो इक्वेशन से सोल्व किया तो हमें क्या मिला, वहाँ पर 3 डायमेंशन हमें देखने को मिला, ठीक है। मतलब जो अगर हम बात करें, मतलब ये जो है 3 वहाँ पर ओरिएंटेशन देखने को मिला। तो 3 ओरिएंटेशन उस तरीके से इसको देखने को मिला कि एक लोब आपका क्या हो रखा है, एक लोब जैसे अगर हम एक्स एक्सिस की बात करें, क्योंकि 3 वहाँ पर डंबल शेप के नज़र आए थे ऑर्बिटल, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका पी एक्स, इसी तरीके से ये हो गया पी वाई और यहाँ पर ये हो जाएगा आपका पी जेड। तो जैसे जैसे हमने साइज स्केयर की वैल्यू को फाइंड आउट किया तो वहाँ पर हमें 3 डंबल साइज के लोब्स देखने को मिले थे वहाँ पर। मतलब जब हम पी सब सेल के अंदर ऑर्बिटल की डिस्कवरी कर रहे थे, मतलब इस सब सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी को फाइंड किया, तो वहाँ पर हमें ये देखने को मिला कि इलेक्ट्रॉन इस तरीके से वहाँ पर एग्जिस्ट करता है, ठीक है। यहाँ पर मतलब ये आपका हो जाएगा पी एक्स, मतलब डबल डंबल, ठीक है। ये आपका ये डंबल, ये आपका सिंगल डंबल, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या हो रखा है, डंबल शेप में क्या हो रखा है, डंबल शेप में क्या हो रखा है, ऑर्बिटल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी वहाँ पर मिली। इसका मतलब क्या है, वहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के कितने ओरिएंटेशन हैं, 3 ओरिएंटेशन, ठीक है। 3 ओरिएंटेशन वहाँ पर देखने को मिला। तो 3 ओरिएंटेशन किस टाइप के थे, डंबल, ठीक है, डंबल शेप के थे। एक कैसा था, एक एक्स एक्सिस में, दूसरा वाई एक्सिस में, तीसरा जेड एक्सिस में। तो इस तरीके से हम पी सब सेल के अंदर किस तरीके के ऑर्बिटल है और किस तरीके का वहाँ पर ओरिएंटेशन है उसको हमने डिफाइन किया। तो पी सब सेल के अंदर 3 ऑर्बिटल वहाँ पे होते हैं, पी एक्स, पी वाई और पी जेड। इस तरीके से हमने पी को भी क्या कर दिया, डिस्क्राइब कर दिया। अगर हम बात करें 3p की, ठीक है, जैसे ये 2p है तो अगले सेल के अंदर 1 2 3 सेल के अंदर जो आपका थर्ड सेल है उसके अंदर क्या होगा, 3s 3p 3d, इस तरीके से होगा। तो यहाँ पर 3p है, तो अगर मैं 3p की अरेंजमेंट को वहाँ पर बताऊँ तो आपका 3p किस तरीके से वहाँ पर होगा। तो सीधी सी बात है, अगर मैं px की यहाँ पर ये मान लीजिए आपका px, ये आपका कैसा ऑर्बिटल है, px है, और कौन सा px है, 2px है। अगर मैं 3px को यहाँ पर ही डिफाइन करूँ तो वो कैसे होगा, ठीक है, 3px। तो क्या होगा, वहाँ पर भी क्या नज़र आएगा आपको, इनके बीच में एक नोड नज़र आएगा जहाँ पर इलेक्ट्रॉन कभी नहीं आता है, ठीक है। यहाँ पर ये वाला एरिया क्या हो गया, नोड, ठीक है, ये वाला एरिया हो गया नोड। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कभी नहीं आएगा, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है। और अगले वाला जो एरिया रहने वाला है, ये वाला आपका एरिया किसका हो गया, ये एरिया हो गया 3px का। तो इस तरीके से जैसे जैसे आप मतलब 3px हो गया, ठीक है, जैसे 2px था आपका वैसे 3px हो गया। अगर आप 4px करने वाले हो, 4px को यहाँ पर डिफाइन करने वाले हो, तो यहाँ पर फिर से आपको क्या देखने को मिलेगा, एक नोड देखने को मिलेगा, ठीक है, एक नोड यहाँ पर देखने को मिलेगा जहाँ पर इलेक्ट्रॉन कभी नहीं आता है, ठीक है, इस तरीके से। तो अगर 4px को आप डिफाइन करोगे तो ये थोड़ा सा और लंबा हो जाएगा, मतलब बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब हमें एक चीज़ ये देख ली कि जैसे जैसे ऑर्बिटल आपका एक जगह पे एक ही एक्सिस पे हो रखा है और वो वहाँ पर क्या हो रखा है, एंड हो रखा है, तो उस जगह पे आता है नोड, और नोड से अगले वाला एरिया उसके अगले सेल में होने वाले ऑर्बिटल वहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं। और क्या होता है, जैसे जैसे आप हायर सेल के अंदर एंट्री करते हो और उसका ऑर्बिटल को चेक करते हो तो उसका ऑर्बिटल उतना ही बड़ा होता है, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे क्या है,
2px मतलब सेकंड सेल की बात हो रखी है, और यहाँ पे क्या है 3px मतलब थर्ड सेल की बात हो रखी है, और ये क्या आपका 4px मतलब फोर्थ सेल की बात हो रखी है। तो मतलब ये है कि जितना जितना आप यहाँ पर ये पहला सेल, ये सेकंड सेल, ये थर्ड सेल, ये आपका फोर्थ सेल, और हमें पता है p जो सब सेल है वो सेकंड से स्टार्ट होता है। तो सेकंड से स्टार्ट होकर के जब आप चेक करते हो अगले वाले जो p टाइप के ऑर्बिटल हैं उनको जब आप यहाँ पर देखते हो तो क्या देखने को मिलता है, जितना ज़्यादा हायर आपका सेल होता है उतना ही उसका बड़ा क्या होता है, वहाँ पर ऑर्बिटल होते हैं। ऑर्बिटल का साइज भी क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है, और उसी के अकॉर्डिंग वहाँ पर क्या मिलते हैं, नोड्स मिलते हैं। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ लिया, हमने यहाँ पर पढ़ लिया आपका पी सब सेल के बारे में। ठीक है, पी सब सेल के बारे में पढ़ा, जिसके अंदर हमें ये पता चला कि वहाँ पर 3 टाइप के ओरिएंटेशन हमें देखने को मिले। ठीक है, कितने टाइप के ओरिएंटेशन थे, 3 टाइप के ओरिएंटेशन थे, और इन्हीं ओरिएंटेशन को हमने क्या बताया है, ऑर्बिटल। ठीक है, और ऑर्बिटल कौन से हुए आपके, तो पी सब सेल जो आपका एस सब सेल है। ठीक है, तो पी सब सेल जो है वो उसके अंदर जो ऑर्बिटल है, ठीक है, उसके अंदर जो ऑर्बिटल है उनकी शेप कैसी है, उनकी शेप है डम्बल शेप। ठीक है, और जो होते हैं पी एक्स, पी वाई और पी जेड। ठीक है, इस तरीके से एस पी डी। आगे हम बात करते हैं डी सब सेल की। तो डी सब सेल के अंदर किस तरीके के ऑर्बिटल हैं, ये यहाँ पर मैंने क्या राइट डाउन कर रखा है, ये आपके क्या है, सब सेल। ठीक है, तो एस सब सेल, पी सब सेल, डी सब सेल, और उनके अंदर जो ऑर्बिटल है उनकी शेप, एस सब सेल की जो आपके वहाँ पर ऑर्बिटल है उसकी कैसी है, स्पेरिकल। ठीक है, और पी की डम्बल। अब बात करते हैं डी की। ठीक है, तो डी पे जैसे वहाँ पर साई स्केयर की वैल्यू, ठीक है, इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी को चेक किया, तो वहाँ पर डी के एम की वैल्यू, वहाँ पर आपकी ऑर्बिटल कितने थे, ऑर्बिटल वहाँ पर कितने थे, 5। ठीक है, क्योंकि हमने क्वांटम नंबर से सीख रखा है। ठीक है, तो ऑर्बिटल आपके कितने हैं, 5, क्योंकि आप ये निकाल सकते हो, आसान है, पहला, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो पहले सेल के अंदर ओनली एस, ठीक है, 1s, सेकंड के अंदर 2s 2p, थर्ड के अंदर 3s 3p 3d। ठीक है, तो कहाँ से स्टार्ट हुआ है ये आपका थर्ड सेल से। तो थर्ड सेल मतलब n की वैल्यू आपकी क्या हो गई, 3। तो l की वैल्यू क्या हो जाएगी, l की वैल्यू के लिए n-1, तो l आपका क्या निकल के आएगा, l आपका निकल के आएगा 3-1, इसका मतलब l आएगा आपका 0। ठीक है, 0 1 एंड 2। ठीक है, तो 0 के लिए s, 1 के लिए p, 2 के लिए d। तो ये हमारा आ रखा है। तो क्या l के अंदर मीन्स आपका ये जो सेल है इसके अंदर सब सेल कितने हैं, s भी है, p भी है और d है। तो d सब सेल की हमें बात करनी है, उसके अंदर ऑर्बिटल कितने हैं। तो ऑर्बिटल की आप बात कर सकते हो। ऑर्बिटल क्या होता है, m क्या रिप्रेजेंट करता है, -L2 + L। तो ये ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ये क्या किसको रिप्रेजेंट करता है, ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करता है। तो ऑर्बिटल -L2 + L। हमें बात करनी है डी सब सेल के अंदर कितने ऑर्बिटल है, तो ये हो जाएगा -2 -1 0 +1 +2। कितने ऑर्बिटल हैं यहाँ पर, 5 टाइप के यहाँ पर क्या आ रखे हैं, ऑर्बिटल हैं। कितने हैं यहाँ पर, 5। ठीक है, तो हमें पता करनी है उसकी शेप। ठीक है, तो मैं यहाँ पर कंसीडर कर सकता हूँ क्वांटम नंबर से कि कितने ऑर्बिटल हैं वहाँ पर, 5। तो 5 की जो वहाँ पर शेप है, ठीक है, जब यहाँ पर शेप की पता करते हो, इसका मतलब ये है कि आप किसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर रहे हो, आप साई स्केयर की वैल्यू को फाइंड आउट कर रहे हो। क्योंकि साई स्केयर क्या है, यहाँ पर मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इसकी शेप जहाँ पर ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होगी वैसे उसकी क्या हो जाएगी, ऑर्बिटल की शेप हो जाएगी। तो यहाँ पर ये 5 ऑर्बिटल है, तो 5 ऑर्बिटल को कुछ इस तरीके से वहाँ पर डिस्क्राइब किया है कि जब हम मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी को फाइंड आउट करते हैं तो इस तरीके से आता है आपका DXY, DYZ, DZX। ठीक है, DX² - Y², ये डैश भी बोल सकते हो आप, D
जेड स्केयर, ठीक है। तो यहाँ पर आ रखे हैं ये एक्स वाई, वाई जेड, जेड एक्स और इस तरीके से आ रखे हैं। इसका मतलब क्या है, जब वहाँ पर ओरिएंटेशन को चेक किया तो वहाँ पर जो प्रोबेबिलिटी वहाँ पर मिली तो वो किस टाइप की थी, वहाँ पर थी डबल डम्बल, ठीक है। किस टाइप की थी, डबल डम्बल शेप की वहाँ पर प्रोबेबिलिटी मिली। और यहाँ पर एक ऑर्बिटल आपको एक्स वाई, मतलब ये जो आपके ऑर्बिटल हैं वो क्या है, बिटवीन द एक्सिस, ठीक है। इनके जो लोब्स हैं, ठीक है, इनके जो लोब्स हैं वो क्या है, बिटवीन द एक्सिस। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं हम, इसको मिटा दें, ठीक है। तो धीरे धीरे इनकी हम बात करेंगे। ऐसे इसको मिटा दो, ठीक है। ये हो गया आपका, अगर डी एक्स वाई की हम बात करेंगे तो बिटवीन द एक्सिस बोल रखा है, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, ठीक है। तो अगर एक्स वाई की बात करनी है तो ये हो गया एक्स, ये हो गया आपका एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में ये वाले लोब, ठीक है। कैसे लोब हो गए, डबल डम्बल। तो ये आपका हो गया, ठीक है। अगला हम बात करते हैं वाई जेड की। तो ये हो गया आपका वाई, यहाँ पर हम इसको मान सकते हैं जेड, ठीक है। ये हो गया आपका जेड। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये इस तरीके से, ठीक है, ऐसे ऐसे। अब हम बात करते हैं जेड एक्स की। तो ये हो जाएगा आपका, ये हो गया एक्स और ये हो जाएगा आपका जेड, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाली जो शेप है, ये वाली जो शेप है इस तरीके से, ठीक है, ऐसे जो आ रखा है वो क्या हो जाएगी आपकी, ये है आपकी डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स। तो ये हो गए हमारे पास, ये जो लोब है वो कहाँ पर है, बिटवीन द एक्सिस, ठीक है, बिटवीन द एक्सिस, ठीक है, बिटवीन द एक्सिस। तो इस तरीके से वहाँ पर जो साई स्केयर की वैल्यू डी सबसेल के अंदर जो साई स्केयर की वैल्यू को फाइंड आउट किया, तो वहाँ पर 3 ऑर्बिटल हमको इस तरीके से फाइंड आउट हुए कि वहाँ पर जो लोब्स हैं, और लोब्स कैसे हैं, डबल डम्बल हैं, ठीक है। कैसे लोब्स हैं, डबल डम्बल हैं, और वो दोनों, वो जो डबल डम्बल हैं उनकी ओरिएंटेशन क्या है, बिटवीन द एक्सिस, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको ले सकते हैं। आगे हम इसकी बात कर सकते हैं, ये वाला डी एक्सिस स्केयर डैश वाई स्केयर माइनस, आप डैश बोल लो इसको, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा एक्स एक्सिस, ये हो जाएगा वाई एक्सिस। तो ये होता है आपका ऑन द एक्सिस, एक्सिस के ऊपर होता है आपका, होता है डबल डम्बल ही है, बट ये एक्सिस के बिल्कुल ठीक ऊपर होता है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर डी, कहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है। ये हो जाएगा आपका डी जेड स्केयर। अगला वाला जो ऑर्बिटल वहाँ पे देखने को मिला वो आपका डी जेड स्केयर। तो ये हो जाएगा आपका जेड एक्सिस, ठीक है, ये हो गया आपका जेड एक्सिस। तो वहाँ पर क्या देखें, एक लोब कुछ इस तरीके से है और जो दूसरा जो लोब है वो कुछ रिंग टाइप में है, ठीक है। इस तरीके से आप बोल सकते हो। मतलब क्या है, ये वाला मान लीजिए आपका जेड एक्सिस है, तो एक लोब ऐसे आ रखा है, दूसरा जो लोब है इसके यहाँ पर वो है रिंग टाइप, यहाँ पर इस तरीके से है, और कैसा है वो स्पेरिकल टाइप में है, तो उसको हम बोलेंगे डी जेड स्केयर। अच्छा, एक बात यहाँ पर मेंशन करने वाली ये है कि जैसे आप यहाँ पर जैसे बुक्स के अंदर पढ़ते हो, ये आपका एक्स एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस, बट अगले वाले में मैंने यहाँ पर क्या मान लिया, ये आपका एक्स एक्सिस होना चाहिए था आपके अकॉर्डिंग, बट मैंने यहाँ पर जेड एक्सिस मान लिया है। एक्चुअली में होता क्या है, जो ओरिएंटेशन यहाँ पे होते हैं वो 3 डायमेंशन होता है, और 3 डायमेंशन में जो मॉलिक्यूल हैं वो क्या होते हैं, रेंडमली क्या करते रहते हैं, ओरिएंट करते रहते हैं, घूमते रहते हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे। तो कोई भी जो एक्सिस है जब वो ओरिएंट करता है तो एक वहाँ पर हम एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस को फिक्स नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग ये आप मान सकते हो कि ये वाला आपका जेड एक्सिस है, क्योंकि उस टाइम पे हो सकता है, उस टाइम पर जो आपका एक्स एक्सिस है वो क्या होगा, एक लोब उसके आगे, एक लोब उसके पीछे, बट ये यहाँ पर वाई और जेड की बात हो रखी है, तो इस तरीके से इसको डिस्क्राइब किया गया है, ठीक है। इस तरीके से आप मान सकते हो, क्योंकि यहाँ पर है आपके पास, यहाँ पर हमारे पास 3 ये हैं मार्कर। तो ये मान लीजिए आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका एक्स एक्सिस, और ये आपका वाई एक्सिस, और ये हो जाएगा जेड एक्सिस। तो इस तरीके से वहाँ पर क्या है आपकी
एक्सिस यहाँ पर प्लॉट किए हुए हैं, ठीक है। तो फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, अरे भाई इसको इस तरीके से, ठीक है। ये आपका यहाँ पर इस तरीके से अरेंजमेंट है। ये कौन सा था, एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। अब इसका ओरिएंटेशन कुछ इस तरीके से हो जाए तो एक्स एक्सिस कहाँ गया, ऊपर, और जो आपका ये था जो वाई एक्सिस वो अब क्या बन गया है, आपका एक्स एक्सिस हो गया है। तो इस तरीके से मैं बोलता हूँ जो मॉलिक्यूल है वो रैंडमली क्या करता रहता है, ओरिएंट करता रहता है। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं जो एक्स एक्सिस की यहाँ पर आपको पोजीशन दिखाई दे रही है वहाँ पर हम क्या मान सकते हैं, ये वाला आपका अगले में जेड एक्सिस को आप डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास जो ऑर्बिटल्स की शेप है उसको हमने डिफाइन किया। जो अगले वाला जो आपका एफ ऑर्बिटल है, ठीक है, एफ ऑर्बिटल है, उसकी जो शेप है वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड आती है, तो इसकी हम स्टडी नहीं करते हैं, ठीक है। उसकी शेप की स्टडी हम नहीं करते हैं। अकॉर्डिंग टू ये 11th क्लास का जो लेक्चर है उसके अकॉर्डिंग हम एफ ऑर्बिटल की स्टडी नहीं करते कि उसकी शेप कैसी है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर शेप ऑफ ऑर्बिटल को डिस्क्राइब किया है। अगला आपका है फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल्स इन एटम। एटम के अंदर ऑर्बिटल्स की फिलिंग किस तरीके से की जाती है, इसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। चलो कर लेते हैं। तो वहाँ पर फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल्स, यहाँ पर ये वाला लेक्चर फिर हो जाएगा आपका काफ़ी लंबा, ठीक है। इसको हम लेक्चर एटॉमिक स्ट्रक्चर का लेक्चर नंबर 9 में क्या करेंगे, इसको डिफ़ाइन करेंगे। फ़िलहाल आपका ये वाला लेक्चर इधर ही रखते हैं क्योंकि काफ़ी लंबा हो गया है, शेप ऑफ ऑर्बिटल्स, ठीक है। अगले वाले लेक्चर में हम बात करेंगे फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल्स इन एटम, ठीक है।